आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम गहराई से डाइसेक्ट करने वाले हैं द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को। ये एक ऐसा मास्टर फ्रेमवर्क है जिसने दशकों पुराने स्कैटर्ड कॉलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंस कानूनों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। एक कमांडिंग पर्सपेक्टिव के साथ आइए समझते हैं कि आखिर एक इंडस्ट्री और लेबर के रिलेशनशिप की पूरी लाइफ साइकिल काम कैसे करती है और कैसे ये नया कोड उसे पूरी तरह रीडिफाइन करता है। इस पूरी लाइफ साइकिल को हमने 5 क्लियर स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला, ट्रेड यूनियंस एंड राइट्स। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्राइक्स। तीसरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटीज। चौथा, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और पांचवां, डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन, यानी एक यूनियन के बनने से लेकर डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन तक का पूरा सफर। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, ट्रेड यूनियंस एंड राइट्स। ये किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है जहां से कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर का असल में जन्म होता है। अगर हम थोड़ा पास में देखें तो लेबर लॉ का एवोल्यूशन बड़ा फैसिनेटिंग रहा है। प्री 19th सेंचुरी के अनरेगुलेटेड और शोषक मास्टर सर्वेंट कल्चर से निकलकर 1919 में ILO बना, फिर 1926 का ट्रेड यूनियंस एक्ट आया और अब सीधा 2020 में वो फाइनल जंप आया है जहां 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज को सिर्फ 4 लेबर कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया गया। ये बेसिकली एक लीगल मास्टर स्ट्रोक है। अब ट्रेड यूनियन एग्जैक्टली है क्या? IRC के सेक्शन 2ZI के हिसाब से डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप बन जाना यूनियन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन पाने और रिकॉग्नाइज्ड निगोशिएटिंग स्टेटस हासिल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के कम से कम 10% वर्कर्स या 100 वर्कर्स, जो भी कम हो, उनका मेंबर होना एब्सोल्यूट मैंडेटरी है। ये प्रिसाइज थ्रेशोल्ड ये इंश्योर करता है कि यूनियन के पास असल में बार्गेनिंग पावर हो। इस कलेक्टिव पावर को एक लैंडमार्क केस लॉ से समझते हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। यहां फैक्ट्स ये थे कि बैंक एम्प्लॉयज ने ट्रेड डिस्प्यूट के चलते जनरल स्ट्राइक कर दी और बैंक ने उन्हें डिसमिस करने की कोशिश की। एम्प्लॉयज का आर्ग्यूमेंट था कि स्ट्राइक करना उनके राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो यहां सबसे बड़ा लीगल सवाल यही था, क्या स्ट्राइक सच में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग यहां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि यूनियन बनाना बेशक एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(c), लेकिन स्ट्राइक करना वो स्ट्रिक्टली एक स्टैच्यूटरी प्रिविलेज है, यानी कानून जो कंडीशंस तय करेगा, जैसे कि नोटिस पीरियड, वो आपको मानना ही पड़ेगा। स्ट्राइक कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलकर कभी भी क्लेम कर लें। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फेज पर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्राइक्स। क्योंकि देखिए, जहां कैपिटल और लेबर साथ काम करेंगे वहां क्लैशेस तो होंगे ही, और IRC के सेक्शन 2Q के अंदर इन डिस्प्यूट्स को बड़ी सख्ती से गवर्न किया जाता है। यहां 2 मेन टर्म्स आते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं जब वो काम करने से मना कर देते हैं, और लॉकआउट मैनेजमेंट करता है जब वो ऑपरेशंस बंद कर देते हैं। लेकिन IRC 2020 का सबसे बड़ा मैंडेट ये है कि अब चाहे स्ट्राइक हो या लॉकआउट, दोनों ही पार्टीज को आगे बढ़ने से पहले 60 दिन का स्टैच्यूटरी नोटिस देना ही पड़ेगा। इसके बिना उठाया गया हर कदम इल्लीगल माना जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वर्कमैन ऑफ सुबोंग टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट का डिस्प्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने बिजनेस रीजंस का हवाला देकर अचानक टी एस्टेट बंद कर दिया। वर्कर्स बेरोजगार हो गए और उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। तो कानून के आगे ये सवाल खड़ा हुआ कि जब ऑपरेशंस परमानेंटली बंद हो रहे हों तो क्या कॉम्पेंसेशन देना मैंडेटरी है? सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पर बिल्कुल फर्म था। उन्होंने कहा कि क्लोजर कॉम्पेंसेशन 100% मैंडेटरी है। अगर क्लोजर किसी ऐसी वजह से नहीं हुआ है जो पूरी तरह एम्प्लॉयर के कंट्रोल के बाहर थी, तो पैसे देने ही पड़ेंगे, और ये कॉम्पेंसेशन डायरेक्टली रिट्रेंचमेंट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। साथ ही जिन एस्टैब्लिशमेंट्स में 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, उन्हें क्लोजर के लिए गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना भी कंपलसरी है। इसके बाद हम एंटर करते हैं फेज 3 में, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटीज। जब बात आपस में ना सुलझे तो इन इंडस्ट्रियल फ्रैक्चर्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टैच्यूटरी मशीनरी आखिर क्या है? ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी एक प्रोसीजरल एस्केलेशन है। पहला लेवल है वर्क्स कमेटी, जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही एक बाईपार्टेड एडवाइजरी बॉडी होती है। बात वहां ना बने तो कंसीलिएशन ऑफिसर आते हैं मीडिएशन के लिए। फिर आती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो डीपली फैक्ट फाइंडिंग करती है। और आखिर में मैटर जाता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, जिसका एजुडिकेशन फाइनल और अथॉरिटेटिव होता है। पर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की ताकत आखिर है कितनी? इसको समझने के लिए भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज केस बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने यहां एक ट्राइब्यूनल अवार्ड को चैलेंज किया। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि ट्राइब्यूनल वर्कर्स की वेजेस कैसे फिक्स कर सकता है,
ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायोलेशन है, क्योंकि वेजेस तय करना लेजिस्लेटिव काम है, जुडिशियल नहीं। इस लैंडमार्क प्रेसिडेंट में एस्टैब्लिश हुआ कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास मैसिव डेलीगेटेड एडजुडिकेटरी अथॉरिटी हैं। वे सिर्फ डिस्प्यूट्स ही नहीं सुलझाते, बल्कि उनके पास क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। वे एम्प्लॉयर्स पर बाइंडिंग इकोनॉमिक कंडीशंस और वेजेस थोप सकते हैं, और उनके अवार्ड्स प्रैक्टिकली किसी कानून की तरह ही लीगली बाइंडिंग होते हैं। चलिए आते हैं चौथे फेज पर, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ट्रिब्यूनल तो डिस्प्यूट में आता है, पर डेली इंडस्ट्रियल वर्किंग आखिर चलती कैसे है? वो चलती है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स से। जिन एस्टैब्लिशमेंट्स में 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, उनके लिए ये रिजिड स्टैट्यूटरी प्रोसेस अनिवार्य है। सबसे पहले एम्प्लॉयर रूल्स का ड्राफ्ट सबमिट करता है, फिर यूनियन और वर्कर्स उस पर अपने ऑब्जेक्शंस देते हैं। उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर ड्राफ्ट को मॉडिफाई और अप्रूव करता है, और आखिर में 30 दिन के अंदर ये ऑर्डर्स लीगली ऑपरेटिव हो जाते हैं। ये बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की रूल बुक है। लेकिन क्या मैनेजमेंट इन रूल्स को अपनी मनमानी के लिए यूनिलैटरली यूज कर सकती है? वेस्टर्न इंडिया मैच को लिटिगेशन यही टेस्ट करने के लिए था। मैनेजमेंट ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के एक क्लॉज का इस्तेमाल करके वर्कर्स का ट्रांसफर कर दिया। सवाल ये था कि क्या रूल्स के नाम पर मैनेजमेंट के पास ये यूनिलैटरल पावर है? सुप्रीम कोर्ट ने यहां बड़ा पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स की स्टैट्यूटरी फोर्स होती है, इसलिए ट्रांसफर वैलिड था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इन ऑर्डर्स की लैंग्वेज में कोई भी एम्बिग्विटी है, तो उसका इंटरप्रिटेशन हमेशा वर्कर्स के फेवर में ही किया जाएगा। कानून की भाषा में इसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और अब हम आ गए हैं इस लाइफ साइकिल के आखिरी और सबसे गंभीर फेज पर, डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन आसानी से नहीं होता, और इसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है फायरस्टोन टायर का केस। यहां मैनेजमेंट ने एक इंटरनल डोमेस्टिक इंक्वायरी करवाई और वर्कर्स को सीधे डिसमिस कर दिया। वर्कर्स ने आरोप लगाया कि ये इंक्वायरी पूरी तरह से बायस थी और उन्हें अपना पक्ष रखने का फेयर चांस मिला ही नहीं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑडी ऑल्टरम पार्टम के एब्सोल्यूट लीगल रूल पर जोर दिया। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। कोर्ट ने साफ कहा कि इंडस्ट्री के अंदर होने वाली डोमेस्टिक इंक्वायरीज पर नेचुरल जस्टिस पूरी तरह लागू होता है। अगर बिना फेयर और अनबायस्ड हियरिंग के मिसकंडक्ट के नाम पर टर्मिनेशन किया जाता है, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा। यहां रिट्रेंचमेंट और डिसमिसल के डिफरेंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। रिट्रेंचमेंट एक टोटली ब्लेमलेस और नॉन पनिशमेंट टर्मिनेशन है, यानी वर्कर की कोई गलती नहीं है, बस सरप्लस लेबर है, इसलिए इसमें स्टैट्यूटरी कॉम्पनसेशन देना कंपलसरी है। वहीं दूसरी तरफ डिसमिसल स्ट्रिक्टली पनिशेबल है। ये क्लियर मिसकंडक्ट की सजा है। इसमें डोमेस्टिक इंक्वायरी अनिवार्य है और वर्कर अपने सारे सेवरेंस बेनिफिट्स हमेशा के लिए खो देता है। आखिर में हम बात करते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की, जो आईआरसी के शेड्यूल 2 में फर्मली कैटेगराइज्ड हैं। रूल्स दोनों के लिए स्ट्रिक्ट हैं। एम्प्लॉयर्स लॉकआउट की धमकी देकर यूनियन बनने से नहीं रोक सकते, और परमानेंट रोल्स से बचने के लिए कैजुअल्स को नहीं रख सकते। एट द सेम टाइम, यूनियंस भी वर्कर्स को इल्लीगल स्ट्राइक के लिए उकसा नहीं सकती या स्ट्राइक में वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कानून दोनों को बाइंड करता है। तो इन सारे स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड्स, पावर्स और लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स को देखने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या आईआरसी 2020 वाकई में मॉडर्न इंडस्ट्री के कैपिटल ड्रिवन डिमांड्स और लेबर के फंडामेंटल राइट्स के बीच एक जेन्युइनली फेयर बैलेंस बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको डीपली रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे लेबर लॉ का भविष्य तय करेगा।